चैप्टर नंबर 3। 2 चैप्टर तक हम लोग पढ़ लिए ना, तो थोड़ा पूछ लें। बरसा बतलाओ, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा में ए। अल्फा गुणे बीटा बराबर, बैठ जाओ रोहित, खड़ा होगा तो बताओ, शून्यकों का योग बराबर क्या होता है? शून्यकों का योग क्या होता है बोलो? नहीं आता है ना? इधर आओ, आओ इधर। नहीं बे, क्या नहीं किया तुरा एकदम। क्या कहिए इनका, अभी इससे पूछे हैं क्या होता है जी शून्यकों का योग। अभी तो लड़के बतलाइएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर, यही पूछेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, बतला देगा। बी बटा में अल्फा गुणे बीटा का मान, अल्फा गुणे बीटा का मान सी बटा में ए। सही बोल रहा है जी? है, देखो यहाँ पर 2 अध्याय हम लोग कल रिवीजन कर लिए थे, ये तीसरा अध्याय है, इसको हम लोग रिवीजन करेंगे, ठीक ना। आज की क्लास में तीसरा अध्याय को रिवीजन करेंगे, और रिवीजन करने के बाद में थोड़ा बहुत क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। और आज तुम लोग को लाइव क्लास में 6:15 पर क्या पढ़ेंगे? 2 अध्याय का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 2 अध्याय का 2 अध्याय का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो लोग नहीं पढ़ा होगा ऑब्जेक्टिव, जो क्लियर नहीं किया होगा, अगले बार छोड़ दिया होगा, जितना भी क्वेश्चन तुम लोग को दिया ना प्रैक्टिस पेपर में, लगभग लगभग 100 क्वेश्चन है, उन सभी क्वेश्चनों को करेंगे 2 चैप्टर का, चैप्टर नंबर 2 का, ठीक है। तो याद रखना 6:15 पर। अब शुरू करते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। पहले ये जानते हैं कि चर पद किसको कहते हैं और अचर पद किसको कहते हैं। चर पद किसको कहते हैं, कौन बतलाएगा? जिसका मान बदलते रहता है, ऐसा वैल्यू जिसका मान कोई निश्चित नहीं है। जैसे कि जितना भी ए बी सी डी का लेटर है, ए बी सी डी, उन सबको हम क्या कहते हैं? चर। जैसे कि एक्स वाई जेड, ये कहता है कि हम एक चर हैं कि अचर है। अचर किसको कहेंगे? जिसका मान हर एक जगह सेम ही हो। जैसे 1 2 3 4 5, ये जहां लिखा गया वहां लिखा गया, एक का मतलब एक ही होगा, दो का मतलब दो होगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि चर क्या होता है और अचर क्या होता है। चर क्या होता है और अचर, चर कहे तो वेरिएबल और अचर कहे तो नॉन वेरिएबल, ठीक है। चर कहे तो वेरिएबल और अचर कहे तो नॉन वेरिएबल। तो चर समझ में आ गया क्या होता है, ए बी सी डी एक्स वाई जेड। और अचर ये सब 9th और 8th में तो लोग बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, 1 2 3 जो भी है इधर डालते जाओ, जितना भी संख्या है अनंत, ठीक है। अनंत ऐसे कह सकते हो, अनंत। तो ये क्या हो जाएगा? अचर। अब ये है कि दो चर वाले, मतलब कि दो गो चर राशि होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दो गो चर राशि। याद रखना कि जब कभी भी एक चर राशि को एक अचर राशि से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक अचर राशि ही, सॉरी, एक चर राशि बनेगा। क्या बनेगा? चर राशि। जब चर में अचर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? चर राशि। जैसे कि हमारा ए है और ए में 1 से गुणा करेंगे तो ए होगा केवल, लेकिन ए में अगर 2 से भी गुणा करेंगे तो ये 2x हो जाएगा। जैसे ही ये 2x हो गया, वह क्या हो जाएगा? चर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चर हो जाएगा। अब समझते हैं यहाँ पर रैखिक समीकरण का अर्थ। रैखिक का मतलब, रैखिक मतलब जिसका पावर 1 हो। अभी रैखिक बहुपद पढ़े थे ना, रैखिक बहुपद में क्या होता है? जिसका पावर 1 होता है उसको हम क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद कहते हैं, ठीक है। तो रैखिक बहुपद कहते हैं तो जिसका पावर 1 हो, मतलब ऐसा समीकरण, ऐसा समीकरण जिसका घात का हो 1 हो और उसमें 2 का हो, चर राशि हो। कैसे? तो यहाँ पे एग्जाम्पल देते हैं, इसको हटा देना। अब इधर ध्यान से देखो, यहाँ पर हमने लिख दिया 2x, क्या लिख दिया? 2x प्लस 4y प्लस 5 बराबर 0। जो ये समीकरण बना वह क्या बना? दो चर वाले रैखिक समीकरण। एक चर तुम्हारा x है और दूसरा का चर y है, तो दो चर वाला रैखिक समीकरण हो गया। लेकिन याद रखना, कभी कोई लड़का ऐसे लिखता है कि 2x स्क्वायर प्लस 2x, यह दो चर वाला रैखिक समीकरण है कि नहीं है? है कि नहीं है? नहीं है।
दो चर वाले रैखिक समीकरण नहीं है। काहे नहीं है? क्योंकि इसमें x ही है जो x जो है वो केवल चर राशि है। क्या है? x केवल चर राशि है, बाकी y थोड़े है इसमें, या फिर a b c ऐसे थोड़े है कुछ हो। इसीलिए क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, चर एक चर में होगा, ये एक चर में, ये दो चर में होगा। अब ये कॉन्सेप्ट मैप है जो तुम लोग ये बतलाए हैं, क्या है ये कॉन्सेप्ट मैप है, और इन कॉन्सेप्ट मैप की सहायता से क्या क्या हम लोग इस चैप्टर में पढ़ना है ये जानेंगे केवल। इसमें क्या है, व्यापक रूप, कि चर राशि का व्यापक रूप क्या होता है। चर राशि का व्यापक रूप क्या होता है, तो याद रखना ए एक्स प्लस बी वाई, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, तो याद रखना ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। यह हमारा व्यापक रूप है। समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल। अब समीकरण युग्म क्या है, जब ये एगो है तो हम बोलेंगे क्या, केवल ये इसका व्यापक रूप हो गया। केवल इसको बोलेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। क्या बोलेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण। जब इसको हम दो को लिख देंगे, हमने लिख दिया यहाँ पर कि a1x प्लस b1y प्लस सी बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो ये जो दो हुआ ये युग्म कहलाएगा। क्या कहलाएगा, युग्म। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कहलाएगा। इसका ग्राफीय विधि से हल कैसे किया जाता है इसके बारे में जानकारी लेंगे। और इसी से 5 नंबर का प्रश्न लोगों से पूछेगा हमेशा। अभी प्रश्न पूछा भी था, ठीक है। हर एक बार 5 नंबर का प्रश्न इससे पूछेगा, तो ध्यान देना कि हमेशा पूछता है, गारंटी है ग्राफ से एगो प्रश्न पूछ भी करता है। तो ग्राफ अगर तो लोग क्लियर कर लेता है तो 5 नंबर क्लियर। तो अगर 2-4 ग्राफ अगर घर पे बना लेता है, 4 या फिर 5 ग्राफ बनाओ तो वो ग्राफ वाला कॉपी बनाओ, ऐसे मत बनाओ, क्योंकि उसका जो कैलकुलेशन वाला काम है वह सब बच्चा कर लेता है, ग्राफ पर मिलाने में गलती करता है। तो वहां पर थोड़ा सा अच्छे से कर लो, मिल जाएगा ग्राफ वाला कॉपी पर, तो आंसर अच्छा से आएगा और 5 नंबर तुमको करेक्ट मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा बात करते हैं समीकरण के गुणांकों के आधार पर निष्कर्ष, कि क्या क्या प्रयोग आया, मतलब कौन संगत होगा, कौन असंगत होगा, कौन विरोधी होगा, कौन अविरोधी होगा, ये सब बातें, ठीक है। फिर है अनुप्रयोग। अनुप्रयोग में क्या पढ़ेंगे, याद रखना कि जैसे कि हम बोलते हैं ना कि एक नल इतने घंटे में इतने पानी को भरता है, उसके यूज करते हैं ना, मानकर एक पिता की उम्र पत्नी की उम्र से इतना गुना है तो पुत्र की उम्र कितना गुना है, तो कैसे होगा। तो ये क्या होगा, इसको कहते हैं अनुप्रयोग। दूसरा का यहाँ पर देखो, इधर इसी में है, जगह ना होने की वजह से बनाया गया कि एक तल में प्रतिबंधों पर आधारित रेखाओं का आलेख, ठीक है। दूसरा समीकरण युग्म का बीजगणितीय विधि से हल, वो तीनों विधि, ठीक है। इन सब चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा का स्लाइड को देखते हैं हम लोग। यहाँ पर ये दिया गया है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के विस्तारित रूप से बताया गया है कि क्या होता है, ठीक है। देखो वह समीकरण जिसको ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ ए बी और सी क्या हो, वास्तविक संख्या हो। फर्स्ट चैप्टर में बताया कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। और ए और बी दोनों शून्य नहीं है, सी शून्य होगा लेकिन ए और बी कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए। अगर ए और बी शून्य हो जाएगा तो वह दो चर वाले रैखिक समीकरण ना होकर वह एक चर वाले रैखिक समीकरण हो जाएगा। और दो चर एक्स और वाई में एक रैखिक समीकरण कहलाता है, मतलब इसमें भी एक पावर केवल क्या है, एक है। ये सब पहले से तुम लोग को बातें पता है। अब यहाँ पर समीकरण को निरूपित करने वाली रेखाओं को एक बिंदु की संगत होता है। यहाँ पर देखो दो चर एक्स और वाई में रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप यहाँ पर दिया है, तो लोग व्यापक रूप बतलाए हैं। अब यहाँ पर दोनों रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती है, कब, ये जानेंगे। ये क्या कहलाता है, प्रतिच्छेदी। क्या कहलाएगा, प्रतिच्छेदी। ये कहलाएगा समानांतर, और ये कहलाएगा संपाती। क्या कहलाएगा, संपाती कहलाएगा। याद है तो लोग को ना, तो दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। लेकिन एक और बात, दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण का अगर हल पूछे तो केवल क्या बोलेंगे, अनगिनत। दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल बोले तो अनगिनत। लेकिन जब यही बोल दे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के हल बतलाइए, तो वहां पर 3 कंडीशन अप्लाई हो जाएगा। ये तीनों कंडीशन
दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं करती है, और दोनों रेखाएं समपाती है। ये कंडीशन अप्लाई हो जाएगा। लेकिन अगर केवल कहे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण कितने हल होते हैं, ऑब्जेक्टिव में क्या करोगे? अनगिनत। क्या कहेंगे? या फिर अपरिमित रूप से अनेक। ठीक ना? तो याद रखना तो लोग। अब रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल, ग्राफीय विधि से हल हम लोग देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ बातों को जान लेते हैं। ठीक है? क्या कि रेखाएं संपाती कब होगी? ग्राफी यहाँ पे है ना, संपाती कब होगी, प्रतिच्छेद कब करेगी, ठीक है, समानांतर कब होगी? जब तो लोग को हम अच्छे से क्लास लिए होंगे, जब रेगुलर क्लास जो होता है उसमें तो पहले ग्राफीय माध्यम से ही बतलाया गया होगा कि कब रेखाएं प्रतिच्छेद कब कर रही है, कब समानांतर हो रही है, और कब संपाती हो रही है। और ग्राफ से बतलाया गया होगा, 3 ग्राफ बनाया गया होगा, और तीनों ग्राफ में ये 3 क्वेश्चन होगा, एक ही क्वेश्चन मतलब होगा, थोड़ा थोड़ा अंक बदल कर बताया गया है कि कब ग्राफ बदल गया, मतलब कब उसका प्रतिच्छेद कर रही है, कब क्या कर रही है। तो अभी तो लोगों को क्या याद रखना है, डायरेक्टली याद रखना है। यहाँ पर पहला बात है, पहला याद रखना है कि दो चर वाले, अच्छा ठीक है जी, दो चर वाले रैखिक समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। कितना? अनेक हल होता है। दूसरा पॉइंट, दो चर वाले, ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल 3 कंडीशनों पर निर्भर करेगा। पहला कि हमें देखना पड़ेगा कि a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। अगर ये कंडीशन अप्लाई है कि a1 बटा a2 बराबर नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, तब हम कहेंगे क्या? प्रतिच्छेदी रेखाएं तो होगी, ठीक है, अद्वितीय हल होगा। क्या होगा? अद्वितीय हल, अद्वितीय हल। अगर दूसरा a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा में, क्या होगा? कोई नहीं होगा, समानांतर होगा, और कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। ये हल की बातें है, रेखाएं कैसी क्या करेगी ये बतलाएंगे। ठीक है? तीसरा नंबर, तीसरा नंबर याद रखना, क्या? a1 बटा बराबर b1 बटा बराबर c1 बटा, रेखाएं क्या करेगी? ये अपरिमित रूप से, अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल, ठीक है, अपरिमित रूप से अनेक हल। लेकिन यहां पर जो रेखाएं होगी वो क्या करेगी? रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी। रेखाएं क्या करेगी? प्रतिच्छेद करेगी। यहां पर समानांतर होगी, क्या होगी? और यहां पर संपाती होगी। एक और बात बतलाओ, संगत और असंगत, संगत कब होगा? जब हल होगा। ये संगत हो गया, और ये केवल ये क्या होगा? असंगत होगा। क्या होगा? असंगति होगा। याद कर लोगे? बताओ। हाँ बोलो। हाथी आइल बड़ी सुत ही खाती, ये नहीं नहीं सुत नहीं रही है, चिंतन कर रही है, चिंतन ना जी, सो नहीं रही है इतना, नहीं नहीं ये चिंतन कर रही है, हकीकत में सो कहाँ लिए रही है। खड़ा को, खड़ा को, खड़ा को, खड़ा को, खड़ा को ना, अरे छोटी, खड़ा ना हो के, खड़ा को। अभी आंख मिस रही है को, जागनी, अभी जगह तरू है। अब सही में आंख देखो, आंख मर रही है, अच्छे से फ्रेश हो रही है कि हम शायद आए हैं ट्यूशन में कि नहीं आए हैं। खड़ा होकर बताओ, कहाँ से रहू?
समझ में नहीं क्या बात है? मैथ सीरियस लगता है जी? है ये यादें नहीं की है ना, तो रिविजिंग करा रहे हैं ना, तो रिविजिंग में तो लिखना ही नहीं, केवल समझना है, री इक्वल करना है बार बार। बैठो, यहाँ पर देखो जी क्या है, ए वन बटा ए टू नॉट इक्वल टू बी वन बटा बी टू, रेखाएं क्या करेगी? बोलो। बी वन ए वन बटा ए टू बराबर बी वन बटा बी टू बराबर सी वन बटा में सी टू, रेखाएं क्या करेगी? आई वन बटा ए टू बराबर बी वन बटा बी टू नॉट इक्वल टू सी वन बटा में सी टू, रेखाएं क्या करेगी? हल क्या होगा? ए वन बटा ए टू नॉट इक्वल टू बी वन बटा बी टू, हल क्या होगा? ए वन बटा ए टू बराबर बी वन बटा बी टू नॉट इक्वल टू सी वन बटा सी टू, रेखाएं क्या होगा? याद कर लिया? भूल जाओगे नहीं ना? तो चित्रंजन खड़ा होको, खड़ा होको, बताओ। ए वन बटा ए टू बराबर बी वन बटा बी टू, ए वन बटा ए टू बराबर बी वन बटा बी टू नॉट इक्वल टू सी वन बटा सी टू, रेखाएं क्या करेगी? समानांतर होगी, कोई हल नहीं होगा। याद किए हो ईमानदारी पूर्वक? निकल ले ना बा, बैठ बैठ बैठ, क्या कर वसंत के, ये बात समझ में आए तो लोग ना? अब ग्राफीय विधि से हल कैसे किया जाता है, इसके बारे में भी चर्चा हम लोग करते हैं, ठीक है? आगे देखो, ये होता बतला दिए तो लोग को। हाँ, विरोधी और अविरोधी, बताओ विरोधी कब होता है? जब विरोधी कब होगा? असंगत। असंगत कहाँ है? केवल असमानांतर में। तो ये क्या हो गया? विरोधी। विरोधी और विरोधी के बात आएगा तो क्या हो जाएगा? ये विरोधी, ये अविरोधी, क्या हो जाएगा? हे प्रभु, अविरोधी, ठीक है? ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आश्रित, 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 ठीक है? याद है ना तुम लोग को? हैं लड़के रे? हाँ देखो, यहाँ पर एग्जाम में बार बार विरोधी और अविरोधी प्रश्न दे रहा है। इस जो मॉडल पेपर कराए हैं उसमें भी शायद दिया है विरोधी अविरोधी। तो याद रखना तो लोग, अविरोधी कब होगा? जब संगत होगा, ठीक है? और विरोधी कब होगा? जब असंगत होगा। असंगत के जब आश्रित कब होगा? जब यहाँ पे याद रखना, ए वन बटा ए टू बराबर बी वन बटा बी टू नॉट इक्वल टू सी वन बटा सॉरी बराबर सी वन बटा में सी टू, ठीक है? याद कर लोगे ना? चलो आगे देखो, रैखिक समीकरण युग्मों का ग्राफीय विधि से हल कैसे करते हैं, ये कंडीशन याद रखते हैं हम लोग। यहाँ पर देख लो, ये सभी बातें दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन के साथ में। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन दिया कि जांच कीजिए कि समीकरण युग में x प्लस 3y बराबर 6 और 2x माइनस 3y बराबर 12 के हमको हल करना है। का चीज? ग्राफीय विधि से हल करना है। बोला है कि संगत है, संगति संगत है, यदि ऐसा है तो उन्हें ग्राफ द्वारा हल कीजिए। कैसे करेंगे? क्वेश्चन याद है तो लोग को? क्या है क्वेश्चन बोलो? है हाँ, तो अच्छा से नहीं तो देख लो, x प्लस 3y बराबर 6, ठीक है? उतार लो क्वेश्चन, x प्लस 3y, बगलावा में तो बदलना जाएगा फिर, x प्लस 3y बराबर 6 और 2x माइनस 3y बराबर 12। क्वेश्चन है ग्राफीय विधि से हल करना है। क्या करेंगे पहले हम लोग? पहले इसको बना लेंगे समीकरण 1 और इसको समीकरण 2। देखो बाबू, इधर हला मत करो, नहीं तो एक थाप मारेंगे इधर से, समझ जाओ मंटू बा। x प्लस 3y बराबर 6, समझ रहे हो ना? तो क्या करेंगे हम लोग? समीकरण, अब तुम्हारा मन करे तो समीकरण 1 से चलो, तुम्हारा मन करे तो समीकरण 2 से चलो। समीकरण 1 से चलोगे तो क्या होगा? x प्लस 3y बराबर 6 होगा ना? ये 2x माइनस 3y बराबर 12। तो समीकरण 1 से हम पहले चलेंगे और इसमें किसी एक का वैल्यू ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे? किसी एक का वैल्यू ज्ञात करेंगे। x बराबर कितना हो जाएगा?
6 माइनस, थोड़ा दिखाई दे रहा है जी? अच्छा, 6 माइनस 3y, इसको बना देंगे समीकरण 3। अब क्या करेंगे जी? लिखेंगे जब y बराबर, जब y बराबर 0, x का मान कितना होगा? 6 माइनस 3 गुणे 0, x बराबर होगा जब 1, हाँ तुम 1 रख सकते हो, 2 रख सकते हो, तुम्हारा इच्छा। जब 2 रखोगे तो क्या होगा? 6 माइनस 3 गुणे 2, x का मान कितना आ गया? 0 हो गया ना? बस सुनो पहले, अब तुम्हें एक बार यहाँ पर x का वैल्यू, अगर y का वैल्यू 0 रखे हो तो x का वैल्यू कुछ आया है, तुम y का वैल्यू कुछ ऐसा रखो कि x का वैल्यू 0 आ जाए, ताकि ग्राफ खींचने में मजा आ जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब मान सारणी बना लेंगे। क्या बना लेंगे? मान सारणी। तो मान सारणी बनाएंगे तो x y, यहाँ पर क्या होगा? 6, यहाँ पर 6 और y के मान 0, यहाँ पर मान सारणी 1 हो गया ना? अब क्या करेंगे? समीकरण 2 से, क्या है? 2x बराबर 12। तो अब यहाँ पर अगर 2x बराबर करोगे तो क्या होगा? 12 प्लस 3y ना, बोलो। तो x बराबर कितना होगा? बटा में y के मान कितना रखें? जब y बराबर, x बराबर, x बराबर कितना हो जाएगा? x बराबर, अब बताओ, जब y बराबर -4 रखें, आ जाएगा 0 ना? -4 कितना रख दिए? -4। x के मान कितना आएगा? बटा में फिर क्या होगा? 12 - 12 बटा में x बराबर मान सारणी x बटा में x का मान क्या है? x का मान 6, y का मान, x का मान, y के मान -4 है। ये बात समझ में आया तुम लोग को? है, करोगे इतना उतारोगे? जो लोग गलती किया है, हाँ, जो पेपर तो लोग लिए थे उसमें यही क्वेश्चन था, हूबहू था ना? और उसमें से भी बहुत सारा बच्चा गलती किया था। चलो आगे देखते हैं तब इसको। अब हम क्या करेंगे? ग्राफ खींचेंगे। शेप ले लें, शेप में नहीं होगा, जाने दो, नहीं होता। ठीक है, वो सीधी लाइन पार लेंगे ना हम लोग, बोलो। एक इधर से, अब ध्यान से समझो पहले, अब इसको छोड़ो। दिखाई दे रहा है ये पहले? है 1 2 3 4 5 6, इधर माइनस में कितना जाना है? इधर बताओ, इस खड़ी पाई को क्या कहते हैं हम लोग? और क्षैतिज पाई को? याद है ना? एक जब ये एक दूसरे को काटता है तो क्या करेंगे? प्रतिच्छेद कर मूल बिंदु क्या कहते हैं? मूल बिंदु का निर्देशांक प्रथम पाद का चिन्ह, तब आगे बढ़ जाएंगे, फिर द्वितीय पाद का, फिर और ये प्लस माइनस, याद करोगे ना?
1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3। हाला मत करो। ठीक है, पता है तुम लोगों को गिनती आता है, ठीक ना। इधर देखो अब, मान साड़ी याद है तुम लोग को। पहला में क्या था, देखो यहाँ पर पहला में 6,0 है ना, तो पहले 6,0 को लगाएंगे, ठीक है, तब 0,2 को। तो पहला 6,0 तो 6 ये हो गया, और 6,0 कहीं पर होगा, लिखेंगे 6,0। समझ रहे तुम को। 0,2 मतलब कि 0,2 की x के मान 0 और y के मान 2, तो y के मान 2 यहाँ पर चलेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 0,2। अब इस दोनों को क्या कर देंगे हम लोग, मिला देंगे ना। कैसे मिलाएंगे, ठीक है, मिल गया। अब इसको थोड़ा सा, हाँ ठीक है, थोड़ा तो अब दूसरा ये, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, कौन सा समीकरण, x माइनस 3y बराबर 6 समीकरण था ना। अब समीकरण 2 में चलेंगे और समीकरण 2 के मान सारणी को देखेंगे, समीकरण 2 के मान सारणी को देखेंगे। समीकरण 2 का मान सारणी कहाँ है, यहाँ पे देखो 6,0 और 0,-4। क्या लिखेंगे यहाँ पर, 6,0 आए, हाँ प्लस है, प्लस कर दो। यहाँ पर ये 6,0 वही वाला वैल्यू हो गया ना, 6,0 इधर -4, -4 है, -4 हो गया ना। अब यहाँ पर मिला दिए क्या, 0,-4, फिर इसको हम क्या कर देंगे, मिला देंगे, मिल गया। और जब दोनों रेखाएं किसी एक बिंदु पर काटेगा तो वही बिंदु का होता है, उसी समीकरण का हल होता है, ठीक है। तो ये एक दूसरे को 6,0 पे काट दिया, मतलब ये हुआ कि x का जो मान है वो कितना है 6, और y का जो मान है वो कितना है 0। बात समझ में आया तुम लोग को। तो लिख देंगे अतः x बराबर 6, अतः x बराबर और y बराबर 0। लेकिन एक और बात समझो, ये कहा है हमसे ना कि संगत है तब ज्ञात कीजिए। तो लोग संगत पहले ही देखे बतलाएंगे, संगत कब होगा, बतलाया ना। तो ये संगत हमको देखने से लग रहा है कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तो संगत है, ठीक है। a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 तो संगत है, तब जाकर इस समीकरण को बनाएंगे और आंसर तुम लोग का आ जाएगा। आया बात समझ में, बोलो। आज के पूरा क्लास तुम लोग को रिकॉर्ड किया होगा ये, क्योंकि आज हम भुला गए हैं इसमें अथु लगाना, नॉइज कैंसिलेशन, ठीक है। बीच में एक दिन क्लास ले रहे थे और साउंड नहीं जा रहा था, तो उस दिन मैं हटा दिए थे। चलो कोई बात नहीं, देखेंगे रिकॉर्ड करके क्या होता है, तो लोग आवाज गया होगा तो कितना गया है। चलो क्या ना, अब क्या देखिए, फिर क्लास चालू है तो रिकॉर्डिंग है तो हो रही है। तू आओ ना, तारा के देख के सब्सक्राइबर बढ़ जी। तू इतना प्यारा लगते है बड़ा, हाँ लगते बाबू। हाँ आखिर तो तुम क्वीन हो, देखो। चलो गया ना जी। अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर समझना है कि रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि। लड़का अलामत करो, रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय विधि कितने होता है, 3 ना। कौन कौन, प्रतिस्थापन विधि, लुप्तीकरण को हम कहते हैं क्या, विलोपन विधि। विलोपन विधि क्या कहते हैं, याद रखना, विलोपन विधि। अब रजगुणन विधि तो तुम लोगों को पता ही है, ठीक है। सबसे फास्ट कौन, नहीं, केवल उसमें फॉर्मूला याद है तो ना, फॉर्मूला याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो घबरा जगह। ब्रजगुणन भी ठीक ठाक है, ऐसा नहीं है। हाँ प्रतिस्थापन देखो अपना अपना तरीका है, किसी को कोई और अच्छा लगता है, किसी को और जरूरी थोड़े है कि सभी को एक ही लड़की पसंद हो, क्या जी। नहीं हो सकता है,
चलो यहाँ पर देखो, चलो यहाँ पर ध्यान से देखो, पहला हम लोग पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है? प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है? कोई भी एक हम ले लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर ये 7x माइनस 15y बराबर 2, x प्लस 2y बराबर 3 ले लें। याद हो गया ना? क्या है? 7x माइनस 2 3, यहाँ पर 2x माइनस 3y, सही है ना? x प्लस 2y बराबर 3, x प्लस 2y, ये समीकरण 1 और ये समीकरण, याद रखना। आओ तो तू ही बना। देखो यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, किसी एक समीकरण से हम लोग चलते हैं। तो समीकरण 1 से चलें, समीकरण 2 से, हमारा मन है समीकरण 2 से चलने का। कहो का है, यहाँ पर x दिया है और इसको उधर फेंक दो, x का मान तुरंत निकल आएगा। ठीक है, तो समीकरण 2 से चलेंगे, क्या हो जाएगा? x प्लस 2y बराबर, x बराबर कितना होगा? 3 माइनस 2y। तो यहाँ पर इसको बना लेंगे समीकरण। अब यही x का मान जिससे चले होंगे उसमें छोड़कर अगला वाला में रख देंगे। हमने 2 से चला है तो 1 में रख देंगे। क्या बोलेंगे? x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो क्या बोलेंगे? 7x माइनस 15y बराबर 2, तो 7 गुणा x के जगह पर क्या बिठाएंगे? 3 माइनस 15y बराबर, ठीक है। अब ये आगे देखो, 7 में 3 से गुणा करेंगे तो 7 दूना माइनस 15y। तो ये बताओ 15y और 14y कितना हो जाएगा? माइनस 29y और 2 माइनस 21, तो माइनस 29y बराबर कितना हो जाएगा? माइनस 19। ये से ये कट गया तो y के मान कितना आ गया? 19 बटा में 29। चलो अब y का मान कहाँ रखेंगे? y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 क्या है तुम लोग का? देखो x बराबर है 3 माइनस 2y, है ना? तो x बराबर 3 माइनस 2y, x बराबर हो जाएगा 3 माइनस 2 गुणा 29, 19 दूना 38 बटा में 28, 29। x बराबर कितना हो जाएगा? 29 में 3 से गुणा करो, 29 27, 3 दूना 6, 6 दू माइनस 38 बटा में, और 87 में से 38 घटाओगे कितना बचेगा? 87 में से 38 घटाओगे तो 17 में से 8 जाए 9, 49 बटा 29। अतः क्या बोलेंगे हम लोग? अतः x बराबर और y बराबर, ठीक है। तो प्रतिस्थापन विधि तो लोग आता है, विलोपन विधि आता है, बृहज्गुणन विधि। चलो इधर देखो, अब ये है तो लोगों का, ये इसका अनुप्रयोग है। ये बृहज्गुणन विधि है,
प्रज्वलन विधि का कौन कौन सूत्र बतला सकता है? देखो प्रज्वलन विधि A1 x प्लस B1 y C1 बराबर दो तरीके, अगर इस C1 को उधर विदा कर देंगे तो अलग फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। A2 प्लस B2 प्लस C2 बराबर, अब कैसे ज्ञात करते हैं बताओ फॉर्मूला? हाँ बोलो, नहीं रुको, कौन बतलाएगा? हाँ खुद से बतलाओ, एक्स बराबर बतलाओ, एक्स बटा वाला बतलाओगी, ठीक है, बटे वाला बतलाओ, एक्स बटा में। हाँ B1 की B1 है कि B2? बोलो B1, बोलो B1 ऐसे, हाँ C1, ठीक है तो लोग चलो ऐसे किया गया है केवल। B1 B2, चुप रहो, एक बोल रही है ना, बराबर y C1, हाँ बोलो, अरे A1 बोलो, सुनो अब ये क्या किए हैं समझ में तो लोग को, जिसको हमने लिया है उसको छोड़ दिया है, बाकी के गुणांक को लिख दिया है नीचे में। बतलाया था तो लोग कैसे फॉर्मूला बनता है। हमने फिर इसको लिया, इसको लिए हैं तब B1 को लिखे हैं और C1 को लिखे हैं, फिर अगर B1 को लिखे तो पहले C1 को लिखे उसके बाद A1 को लिखे, फिर अगर C1 को लिखे, समझ आ रहा है तो लोग को किसे लिखे हम। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद क्या होगा बताओ, एक्स इससे इससे गुणा होगा कि इससे इससे गुणा होगा, पहले इससे गुणा होगा ना, तो लिखेंगे कि B1 इंटू माइनस B2 इंटू बराबर C1 इंटू C2 इंटू A1 है जाए, चलो ठीक है, A1 इंटू B2 माइनस A2 इंटू B1 होगा ना, सही है। तो ऐसे भी तुम क्या करोगे, अगर एक्स का मान ज्ञात करना होगा तो एक बार इसको लो और एक बार इसको लो, अगर वाई का मान ज्ञात करना होगा तो एक बार इसको लो और एक बार, ठीक है। अरे तो डायरेक्टली अगर तुम एक्स का फॉर्मूला ज्ञात करना चाहते हो तो हम क्या करेंगे, एक बार यहाँ पर लेंगे एक्स बटा में B1 इंटू C2 माइनस B2 इंटू C1 बराबर 1 बटा में A1 इंटू B2 माइनस A2 इंटू B1। अब फिर क्या करेंगे, इसको हम तिरछा तिरछी गुणा करेंगे, क्या करेंगे, तिरछा तिरछी गुणा, ये इससे गुणा करेगा तो एक्स का मान निकल कर आ जाएगा, क्या निकल कर आएगा, एक्स बराबर B1 इंटू C2 माइनस B2 इंटू C1 बटा में A1 इंटू B2 माइनस A2 इंटू B1, ये फॉर्मूला बन गया। अब ये B2 इधर हो सकता है, A1 बाद में हो सकता है, B1 पहले हो सकता है, A2 बाद में हो सकता है, ज्यादा फर्क पड़ने वाला मान वही आएगा, मान रख कर बनाएगा तो ठीक है। अब आगे देखो, अगर y ज्ञात करेंगे तो क्या होगा, y का भी उधर हो जाएगा तो C1 A2 माइनस C2 A1 बटा में A1 B2 माइनस A2, ऐसा समझ में। अब ये देखना है हमको कि क्या यह फॉर्मूला काम करता है या फिर नहीं करता है, किस पर लगाएंगे हम लोग, जो अभी हम लोग क्वेश्चन बनाए हैं ना उसी पर बनाकर चेक करेंगे। तो क्या प्रश्न था ये बताओ, देखो प्रश्न था तो लोग क्या, x प्लस 3y एक्स प्लस बराबर और बराबर 12, यही ना था प्रश्न, बैठ जाओ जी लड़की। अब क्या करेंगे, यहाँ पर तो लोग को पता है कि A1 A2 कौन है, x ज्ञात करेंगे, तो x के लिए यहाँ पर देखो B1 इंटू C2, तो ये हो गया क्या तुम लोग का A1, क्या हो गया ये
A1 B1 C1 A2 B2 C2। तो x बराबर क्या होता है फॉर्मूला A1 सॉरी B1 इंटू C2। तो B1 का मान कितना है 3 गुणे 12 माइनस B2 का मान -3। और फिर लेकिन एक और बात, ये जो है ना बराबर के उधर है, हम बराबर के पहले इधर ला लेंगे, ठीक ना, क्योंकि ये फॉर्मूला बनाया है क्या बराबर के इधर ला कर हम बनाए हैं। तो इसको भी हम बराबर के इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस से हट जाए, ये माइनस हो जाएगा, ठीक ना, दोनों प्लस में तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस ये भी माइनस। तो अब देखो क्या होगा C2 -6 से गुणा करेंगे C2 -12। अब बताओ -3 -6 बटा में क्या होगा A1 का मान 1 गुणा B2 -3। ये क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो A2 का मान गुणा A2 गुणे B1 का मान कितना है 3। अब बस एक बार अगर तुम लोग अच्छे से मान रख दिया आंसर आ जाएगा सही, ठीक है। एक क्या हो जाएगा माइनस बढ़ती है 36, अब माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर माइनस से करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 36 -3 और -6। एक्स का मान कितना है 36 में से 18 घटाएंगे तो जोड़ेंगे कितना होगा, कहाँ जोड़ेंगे दोनों माइनस में है ना। अब -9 कट गया, 9 छके 6 आ गया, मतलब सही आंसर हो गया। उसमें भी एक्स का मान कितना आया था और वाई का मान 0 आ जाएगा। तो विलोपन विधि समझ में आ गया तो लोग को प्रजनन विधि अपना लोगे। तो ये तुम लोग का थ्योरी था। ये है अनुप्रयोग। अनुप्रयोग क्या है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ा जाता है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए, ठीक है। इस पर प्रैक्टिस तुम लोग हम कराए हैं, एक बार ऑब्जेक्टिव पूरा कराए हैं, ठीक है। सब्जेक्टिव का प्रैक्टिस भी हम क्वेश्चन बैंक जितना भी है वो सब करा देंगे, ठीक ना, लेकिन वो ऑनलाइन होगा, इसमें थोड़ा सा टाइम नहीं है, क्योंकि हम पूरा अच्छे से तुम लोग को उतना प्रैक्टिस दिए हैं बनाने के लिए, बना सकते हो क्या। हाँ, कल तुम लोग को अपना किताब एनसीईआरटी बना के लाना है, कुल नहीं, कल संडे है तो सोमवार को ही लाना, लेकिन कल 3.1 3.2 और 3.3 खाली बस। हम कल नहीं आएंगे तो सोमवार को आएंगे ना, तो याद कर लेगा। आए चलो आज क्लास इतना ही तब रहता है।